नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने एक और मिशन रोजगार को आगे बढ़ाया है। लोक भवन सभागार में आयोजित समारोह में सीएम ने आयुष विभाग में चयनित 283 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे। ये चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया गया है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के लोक भवन सभागार में मिशन रोजगार समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में सीएम योगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग में चयनित 283 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आयोजन सरकार की पारदर्शिता और निष्पक्षता का प्रतीक है। यह नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह ही अपने आप में शासन की मंशा को, शासन के द्वारा अपनाई गई शुचिता और पारदर्शिता का एक उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरी प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर दी। अगर ये 8.5 लाख नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शुचितापूर्ण तरीके से नहीं होती तो सभी मामले न्यायालय के अधीन गए होते और एक भी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। आज से 8 वर्ष पहले यही आयोग, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहा हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड रहा हो, इन सब की स्थिति क्या हुआ करती थी। इनकी कार्य पद्धति पर व्यापक प्रश्न खड़े हुए थे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन सभी में अनेक याचिकाएं लंबित पड़ी हुई थी और माननीय न्यायालय ने भी तत्कालीन सरकार और आयोगों की कार्य पद्धति पर गंभीर प्रश्न खड़े किए थे। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग सरकार की इस पारदर्शी प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 1,56,000 पुलिस कार्मिकों को पुलिस सेवा में लिया है और 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया भी संपन्न करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाने की उनकी तैयारी हो रही है। यानी इतने बड़े पैमाने में केवल पुलिस में ही भर्ती हुई है और जितनी पुलिस में भर्ती हुई है उतने ही हम लोगों ने शिक्षक भी बनाए हैं प्रदेश के अंदर। इसी दौरान अन्य सभी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया को इसी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और आज उसी का परिणाम है कि जब अच्छे और प्रशिक्षित दक्ष कार्मिक किसी शासकीय सेवा का हिस्सा बनते हैं या किसी प्रतिष्ठान का हिस्सा बनते हैं, किसी भी सेवा का हिस्सा बनते हैं, उसकी कार्य पद्धति में उतनी ही तेजी देखने को भी मिलती है। यह वही प्रदेश था 8 वर्ष पहले जो बीमारू कहा जाता था, क्योंकि उस समय बीमारू राज्य नहीं था, बीमारू तत्कालीन व्यवस्था थी, तत्कालीन सरकारों की कार्य पद्धति बीमार थी और इसलिए वो अनिर्णय का शिकार थी, कोई रिजल्ट नहीं दे पाती थी। समाज का हर तबका उससे तबाह रहता था। आज सरकार की कार्य पद्धति जिस तत्परता के साथ निर्णय लेने की है, जितनी शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण और ईमानदारी पूर्वक उसे लागू करने की है, उसके परिणाम भी उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिलते हैं। और यही परिणाम आज नए भारत के, इस नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं।
सीएम योगी का ये कदम एक बार फिर युवाओं को रोजगार देने की उनकी प्रतिबद्धता को बताता है। आयुष विभाग के ये नए चिकित्सा अधिकारी अब स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वहीं मिर्जापुर में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत भी की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद रहीं। रिपोर्ट देखिए। मिर्जापुर में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों के कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने मिर्जापुर सहित पूरे प्रदेश में विकास और विरासत के बीच संतुलन बनाकर काम किया है और मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में बन रहे भव्य कॉरिडोर का जिक्र किया। सागर की परियोजना भी आ गई, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन गया और अब मां विंध्यवासिनी के नाम पे मध्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी ठोस कर आगे बढ़ गया। अब आपको भी जो नई पीढ़ी है, स्नातक कर रही है, स्नातक की पढ़ाई कर रही है, उनके लिए जब डिग्री अवार्ड होगी तो बहनों भाइयों उसमें मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी साथ में होगा। देश और दुनिया में जीवन में जब कभी भी आप आगे जाएंगे आपके साथ मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद होगा। जगत जनपति विंध्यवासिनी का आशीर्वाद आपके साथ में होगा। तीन कारीगरी है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के विस्तार की विस्तार योजना को ली है। हम लोगों ने अभी तो उसमें कहा है कि बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिसमें कई कई प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट को विस्तार देने की आवश्यकता है और मिर्जापुर में तो पीपल उद्योग के साथ साथ आज यहां पर पत्थर के साथ इस पत्थर की बारीक कारीगरी को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी, इसको हर प्रकार का सपोर्ट करेगी। मिर्जापुर में पिछली सरकारों ने आपको भी प्यासा रखा था और खेत भी सूखे रह जाते थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि योगी सरकार ने मिर्जापुर में विकास की नई गाथा लिखी है। कुछ हुआ है हमारे स्टेट की जीएसडीपी जब 2016-17 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो 12 लाख करोड़ हुआ करती थी। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़कर 25.5 लाख करोड़ पहुंची और इस वित्तीय वर्ष में 2025-26 में हमारे राज्य का जीएसडीपी अनुमानित 27.5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये हमारे राज्य के सरकार की कर्मठता को दिखाता है और विकास के प्रति उनकी संकल्पबद्धता का जीता जागता प्रमाण है। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। देश के तमाम राज्यों के बीच आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य कहा जाता है। मिर्जापुर में इस कार्यक्रम के जरिए योगी सरकार ने अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, जिससे क्षेत्र में विकास और जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इस आयोजन के बाद मिर्जापुर में सीएम योगी ने चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक भी की। इस दौरान सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे।
मिर्जापुर में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी की तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस दौरान सीएम योगी ने मां विंध्यवासिनी धाम में चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार के 8 साल के कार्यकाल के बाद डबल इंजन सरकार की सेवा के कार्यों को प्रदर्शित करने वाले जनपदीय विकास उत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है। डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के इन कार्यों के बारे में जो जनपदीय विकास उत्सव के आयोजन हुए हैं, इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 10 वर्ष के अंदर मिर्जापुर जनपद की कायाकल्प हुई है। बाणसागर की परियोजना पूरी हुई, मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बना और मां विंध्यवासिनी मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण होने के साथ ही हम लोगों ने यहां पर त्रिकोण दर्शन की बेहतर सुविधा के लिए, यहां के सुंदरीकरण के लिए, अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिए इस बार भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की है। मिर्जापुर जनपद को आस्था का सम्मान करते हुए एक व्यवस्थित विकास के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के अभियान का हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो कार्य पिछले 8-10 वर्ष के अंदर यहां पर हुआ है, आज उसी का परिणाम है कि पिछले 8-10 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए हैं, इधर कॉरिडोर मंदिर का बना है, मंदिर की आमदनी भी 1 वर्ष में ही 5 गुना अधिक हुई है। और इस वर्ष आप अनुमान कर सकते हैं, अगर मां विंध्यवासिनी धाम में ये कॉरिडोर नहीं होता तो महाकुंभ प्रयागराज के कारण जो भीड़ का दबाव इस धाम पर पड़ा था, अत्यंत कठिन होता। लेकिन कॉरिडोर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और उसके अन्य फेज के कार्यक्रमों को भी हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी का ये दौरा मिर्जापुर में विकास और जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारियों को अंतिम रूप फिलहाल दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए सपा शासनकाल पर जमकर हमला बोला और कहा कि सीएम योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा, जिस प्रकार की परिस्थितियां सपा के कार्यकाल में रही हैं, सब लोग जानते हैं। उस समय प्रदेश में अराजकता, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था। पार्टी का इतिहास है, वो हमेशा आताताइयों के, आक्रमणकारियों के साथ खड़े रहे हैं और कोई भी आक्रमणकारी हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से इस प्रकार का बयान जो उन्होंने दिया है, वो एक समाज के बड़े वर्ग में, देश में लोगों में आक्रोश है, उस आक्रोश की परिणति है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए और देश में योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज है और सबको उसमें विश्वास रखना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार का इतिहास है, हमेशा उन्होंने हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हमारे देव स्थान, हमारे मठ मंदिर, हमारे साधु संतों के बारे में जिस प्रकार से टिप्पणी को करते रहे हैं,
वो उनका चरित्र है और प्रदेश की जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है। लोगों से धैर्य बनाए रखें, मैं इस प्रकार की अपील करता हूं। देश में संघीय ढांचा है और संघीय ढांचे में जो इस प्रकार की बातें रही हैं, त्रिभाषीय भाषा है हमारे यहाँ, फार्मूला लागू हुआ है नई शिक्षा नीति में, और तमिलनाडु में जिस प्रकार से M.K. स्टालिन की सरकार भ्रष्टाचार से घिरी है, लोगों का उनके प्रति विश्वास कम होता जा रहा है, तो इस प्रकार से वो भावनाएं भड़काने का काम करके अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु की जनता इन सारे विषयों पर समझ चुकी है और दुर्मुखी और इस प्रकार की जाति भाषा के आधार पर भेदभाव करके राजनीति करने वाले लोगों का स्थान अब देश और प्रदेशों की राजनीति में नहीं बचा है। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जो इस देश के हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और हमारे करोड़ों समाज की हिंदू समाज के लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। और जिस प्रकार से मुगलों का है, मुगल आक्रमणकारी थे, मुगलों ने जिस प्रकार से देश के बहुसंख्यकों पर, देश की बड़ी आबादी पर अत्याचार किए हैं, तो वो एक आदर्श हमारा नहीं हो सकते। प्रकार से उनका इतिहास है और पार्क या डेवलपमेंट या विकास से जो जुड़े विषय हैं, वो समाजवादी पार्टी की उनकी सच्चाई उनको पता है। सब लोग जानते हैं जिस प्रकार की परिस्थितियां उनके राज्य में सरकारों के समय रही हैं, किस प्रकार के उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, एक अलग प्रकार से माफिया राज कायम था। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हम सबके सामने है और निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश आज से 20-30 साल पहले कहा जाता था कि देश के विकास में उत्तर प्रदेश एक बड़ी बाधा है, आज उत्तर प्रदेश देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है और उत्तर प्रदेश बदलता हुआ उत्तर प्रदेश सबके सामने है। बीजेपी और सपा के बीच यह बयानबाजी यूपी की सियासत को और गर्मा सकती है। भूपेंद्र सिंह चौधरी के इस बयान से साफ है कि बीजेपी योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात बड़ी खबर की, जो कि संभल से है, जहां जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। 2 अप्रैल को कोर्ट अब मामले की सुनवाई करेगा। जफर अली पर हिंसा भड़काने का आरोप है, तो कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली को यह झटका लगा है। कोर्ट की तरफ से उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। तो 2 अप्रैल को मामले में अब कोर्ट वापस सुनवाई करेगा। फिलहाल बड़ी खबर ये कि जफर अली की जो याचिका थी जमानत को लेकर, वो खारिज कर दी गई है। तो इंटरिम बेल जो है वो खारिज कर दी गई है, इंटरिम बेल पिटीशन। यूपी के संभल में ईद और रामनवमी के त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हाल ही में कोतवाली में शांति समिति की एक बैठक हुई, जिसमें ईद की नमाज को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। इस फैसले ने विपक्ष में हंगामा मचा दिया है, जबकि बीजेपी ने इसका समर्थन किया है। रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। संभल में 26 मार्च को सदर कोतवाली में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें एएसपी श्रीश चंद्र, सीओ अनुज चौधरी और एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि ईद और अलविदा जुमे की नमाज सड़कों और छतों पर नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज केवल मस्जिद और ईदगाह के अंदर ही अदा की जाएगी। शांति समिति की बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर की गई थी, जिसमें नवरात्रि का त्योहार है और इसके अलावा ईद है, फिर उसके बाद महानवमी का त्योहार है। तो उसके संबंध में बैठक की गई थी और उसमें जो भी लोग उपस्थित रहे शांति समिति की बैठक में, उन लोगों ने अपने जो भी समस्याएं आ रही है त्योहार के दौरान, जैसे कभी कभार बिजली की समस्या, कभी पानी की समस्या, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं, कहीं नाली वगैरह खुली पड़ी है या कोई दिक्कत है, तो उसके संबंध में छोटी छोटी चीजों से अवगत करा है। उसके निस्तारण के लिए लोगों को अवगत करा दिया गया। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है कि, और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो पूर्व से ही लागू है।
और इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग के अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास का है, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है तो इस तरह की अनुमति हम नहीं देंगे। इस मामले में संभल के एएसपी श्रीश चंद्र ने कहा कि सड़कों पर नमाज को इसलिए रोका गया है क्योंकि भारी संख्या में लोग सड़क पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे यातायात बाधित हो जाता है। छतों पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत रूप से नहीं है। यह मात्र इसलिए रोका जा रहा है जिससे कि दुर्घटना घटित हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है कि भारी संख्या में छतों पर भीड़ जमा हो जाए और तत्पश्चात कोई घटना घटित हो जाए। इसीलिए इसको रोका गया है। और साथ ही सड़क पर इसलिए रोका गया है कि एक भारी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो जाते थे एवं यातायात अवरुद्ध होता था। साथ ही नेशनल हाईवे तक अवरुद्ध होते रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी अवरुद्ध होते हैं। एक लंबे समय तक लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है, दुर्घटना घटित हो सकती थी। अतः रोड पर नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद रवि किशन ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि जितने भी आलिम और मौलाना हैं, वे सभी कहते हैं कि नमाज सिर्फ मस्जिद में ही कबूल होती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की है? कानून देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। और जितने आलिम मौलाना है सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की, ये जम्मू। संभल में पिछले साल नवंबर में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से प्रशासन सतर्क है। उस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। इस बार प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और 38 नई पुलिस चेक पोस्ट भी बनाई जा रही है। संभल में प्रशासन का ये फैसला शांति बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन विपक्ष के विरोध ने इसे सियासी रंग दे दिया है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी गर्मा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहिए सूर्या समाचार।